एक अहम चेहरा जो लगातार पार्टी के साथ खड़ा हुआ दिखाई भी पड़ा और वो थे अजय माकन। सचिन पायलट की घर वापसी हुई, गहलोत सरकार फिर से स्थिर हुई। इस पूरे घटनाक्रम में अगर देखा जाए तो अजय माकन साहब की भूमिका काफी अहम रही है। यहां तक कि शीर्ष नेतृत्व की तरफ से किए गए फेरबदल में अजय माकन को नई जिम्मेदारी सौंपते हुए अविनाश पांडे की जगह राजस्थान प्रदेश प्रभारी महासचिव बना दिया गया। साथ ही सचिन पायलट के मामले में गठित हुई कमेटी में भी अजय माकन को शामिल किया गया और शीर्ष नेतृत्व ने यह स्पष्ट कर दिया कि पार्टी कहीं से कोई कमी छोड़ना नहीं चाहती। खैर, अब यह समझना जरूरी है कि सूबे की इस नई जिम्मेदारी को लेकर खुद अजय माकन क्या सोचते हैं, पार्टी और सरकार के प्रति उनके क्या कुछ मजबूत प्लान हैं। इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रभारी महासचिव, पूर्व कैबिनेट मंत्री, मौजूदा राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी अजय माकन साहब। बहुत स्वागत है सर आपका जी राजस्थान पर। शुक्रिया 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 सर, शुरुआत करते हैं आपके साथ चर्चा की और सवाल सबसे पहला यही कि जो क्राइसिस हमने देखा, जिससे अभी कांग्रेस पार्टी या यूं कहें कि गहलोत सरकार निकली है, सामंजस्य बिठाने की कोशिश खूब की गई और वो सामंजस्य बिठाने का जो एक सिलसिला था वो देखने को भी मिला है कि सब कुछ स्थिर हुआ है। क्या इसको मान लिया जाए कि सब सामान्य हो गया? बिल्कुल सब सामान्य है, क्योंकि हम लोगों ने देखा जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में भी तो कांग्रेस के सभी लोग यूनाइटेड दिखे और आगे भी दिखेंगे। और अगर कहीं पे टूटन या दरार या फॉल्ट लाइंस नजर आई तो बीजेपी में फॉल्ट लाइंस नजर आई। कांग्रेस में सबके सब लोग सब साथ में थे और बल्कि पहले से और ज्यादा मजबूती आई है। और जिस तरह से हम लोग लगातार देखते रहे कि एक कमेटी का गठन भी किया गया, कमेटी का एक जिम्मा आपके सिर भी है और यही सोचा जा रहा है कि सब कुछ सामान्य कर लिया जाए। आपने कहा कि सामान्य हो गया, लेकिन अब कमेटी के बीच में दो तरह की बातें हैं। एक तरफ गहलोत कैंप से जुड़े हुए लोग, सचिन पायलट कैंप से जुड़े हुए लोग। किस तरह से लगता है आपको, क्योंकि 19 वर्सेस 102 का आंकड़ा लगातार चर्चाओं के बीच में था, तो इनके बीच में कैसे उन लोगों की बातें कमेटी तक आएंगी, उस पर कमेटी कैसे विचार करेगी, क्या उसको लेकर प्लान? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात को नहीं मानता 102 वर्सेस 19 ये अभी की तो कोई स्थिति नहीं है। हाँ, एक समय था जब ये बात सब करते थे, लेकिन अब जो है हम उससे काफी आगे निकल गए हैं और अब 102 वर्सेस 19 की जगह पूरे के पूरे बल्कि 123 कांग्रेस के साथ में है। और अगर टूटन हुई, जैसे मैंने कहा, तो वो बीजेपी में टूटन है। वो जो अपना घर अपना कुनबा वो संभाल रहे हैं अब, पहले हमारे पीछे पड़े थे, अब जो है उनमें अपनी टूटन इतनी हो गई कि उनको अपनी संभाल करने की जरूरत पड़ रही है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोगों का मानना यह है कि कांग्रेस में अब कोई ग्रुप नहीं होगा, कोई ग्रुपिज्म की बात नहीं होगी। 123 के 123 विधायक हमारे जो हमारे साथ में हैं, उन लोगों को एक साथ में हम सबके सब लोग ट्रीट करके सब लोगों को इंपॉर्टेंस और कांग्रेस के ग्रास रूट कार्यकर्ताओं को इंपॉर्टेंस और आगे संगठन को पहले से और ज्यादा मजबूत करने की हमारी कोशिश रहेगी, ताकि लोकल बॉडी इलेक्शंस हमारे जो हैं हम लोग उसको अच्छे से लड़ करके जीत सके। आगे आने वाले समय में हमारा पुरजोर हमारी इस तरफ कोशिश होगी। काफी कुछ चीजें चर्चाओं के बीच में थी, जैसा आपने खुद कहा कि अब 123 हैं हम और हम एक साथ हैं और किसी तरीके की कोई टूटन नहीं है। बीच में एक बार यह भी लगा कि ठीक है, युद्ध विराम तो हो गया, सियासी युद्ध विराम अगर इसको कहा जाए, मान लिया जाए कि अब ये युद्ध विराम है, या जैसा हम देखते हैं कि युद्ध विराम के आगे कुछ और भी चीजें नजर आ जाती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं सियासी रूप से? देखिए, युद्ध विराम तब होता है जब दो अलग अलग देश होते हैं। हाँ। युद्ध विराम तब होता है जब दो अलग अलग कैंप्स और अलग अलग पार्टीज होती हैं। जैसे मैंने कहा, अब ऐसी कोई स्थिति नहीं है और यही हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो आप जैसे जब सवाल पूछ रहे हैं तो इसका मतलब आपके मन के अंदर ये भावना है कि दो देश जिस तरीके से युद्ध करते हैं, युद्ध विराम हो गया, ऐसा कोई अभी स्थिति इस वक्त इस तरीके से नहीं है। हम ऐसा नहीं मानते। और अगर मान लीजिए युद्ध विराम जैसी स्थिति अगर कोई सोचता है तो मैं समझता हूं कि जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज के नाते ये मेरी विफलता होगी कि लोग फिर भी ये सोचें। तो इसलिए मेरी सबसे पहले ये कोशिश है और आगे रहेगी, अभी जब मैं आऊंगा, कि युद्ध विराम जैसी कोई सोच ना हो, ऐसी मनस्थिति किसी की ना रहे, क्योंकि कोई ग्रुप ही नहीं है तो युद्ध विराम की बात ही नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, यूथ वर्सेस ओल्ड को लेकर कॉन्सेप्ट बार बार चर्चाओं में रहता है कि एक युवा नेतृत्व और जो बुजुर्ग हैं या वो उस पंक्ति के जो पहली कतार में तो खड़े होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा राजनीतिक अनुभव है, युवाओं को लगता है कि थोड़ा आगे आने का मौका मिलना चाहिए। इन दोनों चीज़ों के बीच में कैसे, क्योंकि ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं, अन्य राज्यों में भी देखने को मिला है, तो उसको कैसे सेटल करेंगे? देखिए, ये ना केवल राजस्थान बल्कि अन्य राज्यों में भी होता है और ना केवल कांग्रेस में बल्कि हर पार्टी में होता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जब ऐसी स्थिति आई तो उन्होंने एक मार्गदर्शक मंडल बना करके सब सीनियर लोगों को उसके अंदर बिठा दिया। हम लोगों के यहाँ पे इस तरीके में हम विश्वास नहीं करते। बिल्कुल, हमारा ये विश्वास है कि भविष्य तो युवाओं का ही होता है, लेकिन अगर भविष्य युवाओं का है तो वो युवाओं का भविष्य तब उज्जवल होता है जब वो सीनियर्स को साथ लेकर के चले, उनका दर्शन लें, उनकी सोच में से सीखें, उनके अनुभव से सोचें। तो अगर हम लोग जो हैं युवा जो लोग भी हैं, भविष्य तो युवाओं का ही, आगे भविष्य तो जो हमारे जो सीनियर्स हैं उन सब लोगों ने तो देख लिया सारी की सारी चीजें, और सीनियर्स की भी ये कोशिश होनी चाहिए कि वो दिक्कतों का सामना जो उनको युवाओं एज युवा लीडर करना पड़े तो वो दिक्कतों का सामना आज के युवा नेताओं को ना करना पड़े, क्योंकि वो भी पहले इसी स्थिति से गुजरे। तो ये कोई आज की बात नहीं है, ये कोई राजस्थान की बात नहीं है, ये कोई केवल कांग्रेस की बात नहीं है। तो ये तो हमेशा पॉलिटिक्स के अंदर ट्रांजिशन फेज चलता आता है, जबकि सीनियर्स जो हैं उनके बाद में नए पीढ़ी के लोग आते हैं, और ये आज से नहीं, मतलब ये हमेशा से चलता आ रहा है। जब अशोक गहलोत जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो वो नई पीढ़ी के थे। तो इसी तरीके से हमारे को आज की नई पीढ़ी को, मैं खुद भी दिल्ली के अंदर हम लोगों ने इन सब चीजों को देखा है, व्यक्तिगत तौर पे अनुभव किया है, और हम लोगों का मानना यह है कि जो नौजवान हैं उनको ये सोचना चाहिए कि भविष्य तो उनका ही है, भविष्य किसी और का थोड़ा ही है, भविष्य हम नौजवानों का ही है। लेकिन हमारा भविष्य तभी उज्जवल होगा जब हम वरिष्ठ नेताओं का सहयोग हमारे को मिले, उनका जो अनुभव है उनसे हम कुछ सीख करके उसमें हम अपना पाए। तो ये एक समन्वय और ये आपस के अंदर कोऑर्डिनेशन स्थापित करने की जरूरत है, जो सब लोगों को करने की जरूरत है, ऐसा हमारा मानना है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अनुभवों का फायदा भी कहीं ना कहीं सूबे को मिलता रहा है, और हमने देखा कि जो बीते हमने पूरी सियासी गतिविधि देखी, उसमें कहीं ना कहीं एक तटस्थ रहे हैं। लगातार वो इस बात को कहते रहे कि नहीं, सब कुछ सामान्य है, पार्टी के भीतर किसी भी तरीके की टूटन नहीं है। अविनाश पांडे के साथ में वो कदम दर कदम चलते रहे। अब एक नई जिम्मेदारी के साथ आप उन्हीं तमाम जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, और आपका भी एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, उसका फायदा कहीं ना कहीं सूबे को मिलेगा जरूर। अब जब भी पार्टियों के लक्ष्य की बात होती है तो वो आगे कई वर्षों के बाद की तस्वीर को सोचते हुए उसके हिसाब से चीज़ों को प्लान करते हैं। जो हुआ तो वो तो हमने देखा। 2023 भी आएगा, उसके लिए सत्ता और संगठन दोनों के बीच का तालमेल किस रूप में अजय माकन साहब देख रहे हैं? देखिए, एक अच्छी बात यह है कि गोविंद सिंह डोटासरा के रूप में एक बहुत ही ज़मीनी कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, और अच्छी चीज़ यह है कि उनकी स्वीकृति सभी ज़्यादातर हमारे विधायकों में, ज़्यादातर लीडर्स में, सबके बीच में उनकी स्वीकृति है। जिला अध्यक्ष से वो आए हैं और तीसरी बार वो विधायक बने हैं। 2013 में भी जीते थे, अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर हैं। तो अब जो है संगठन और सरकार के बीच में समन्वय अगर होगा तो 2023 में हमें बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है और अशोक गहलोत जी जैसा अनुभवी एडमिनिस्ट्रेटर राजस्थान को मिला हुआ है। तो जब अशोक गहलोत जी जैसा अनुभवी एडमिनिस्ट्रेटर, जिनको इससे पहले हेल्थ के मैं 2013 में स्क्रीनिंग कमेटी का जब मैं चेयरमैन था, हम सर्वेस करवाते थे, तो चौंकाने वाली एक्सेप्टेंस रेटिंग अशोक गहलोत जी बतौर चीफ मिनिस्टर उनकी मिलती थी। लोग तारीफ करते थे कि भी इतने बढ़िया काम इन्होंने हेल्थ सेक्टर में, गाँव में, ग्रामीण इलाकों में गरीब लोगों के लिए किया, शायद कहीं और पे नहीं हुआ है। उसी तरीके से अभी भी हम लोग देखते हैं कि जिस तरीके से भीलवाड़ा का मॉडल खुद प्रधानमंत्री जी ने डेंगू के कोविड के टाइम पे जब उसकी तारीफ करी, तो ये पूरे के पूरे देश के लिए एक मिसाल अशोक गहलोत जी ने स्थापित करी। अभी भी इंदिरा रसोई की जो स्थापना इन्होंने करी है, गरीब लोगों को खाना खिलाने से ज्यादा पुण्य और सरकार का बड़ा दायित्व नहीं हो सकता है, वो इन्होंने शुरू किया। तो बहुत सारे कार्य अशोक गहलोत जी ने जो इस कार्यकाल में किए हैं, ये
जो संगठन का दायित्व बन जाता है कि उसको सब जगह तक पहुंचाएं और उसके बेसिस के ऊपर, उसके आधार के ऊपर संगठन को तैयार करें कि अगली बार वोट मांगे। और 2023 में अगर हम इसी तरीके से चलते रहे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी फिर से 2023 में सरकार बनाएगी। बिल्कुल। हाल में देखें जब से सरकार सियासी रूप से एक बार पहले कहीं ना कहीं अस्थिर हुई, लेकिन स्थिरता आने के बाद हम देख रहे हैं घोषणाएं भी हो रही हैं, सौगात भी मिल रही हैं। कोरोना काल के बीच में बहुत जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तो बतौर प्रभारी सरकार के साथ में किस तरीके की चीज़ों पर आपका डिस्कशन होता रहा है कोरोना काल में, संक्रमण काल में? देखिए, कोरोना काल के अंदर राजस्थान से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं और जिस तरीके से मैंने भीलवाड़ा मॉडल की बात करी, जिस तरीके से नकली टेस्ट को राजस्थान ने सबसे पहले चेक किया, जो नकली टेस्ट किट्स जो चाइना से आए थे उसको सबसे पहले राजस्थान ने उसको रिजेक्ट किया, तो भारत सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ा। उसके बाद में साउथ कोरियन रैपिड एंटीजन टेस्ट जो किया, उसकी भी 200 के करीब उसके यूनिट्स बुला करके राजस्थान सरकार ने उसको टेस्ट किया और वो नकली टेस्ट है। आज जो है क्यों राजस्थान बेहतर स्थिति में है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो है असली वाले जो आरटीपीसीआर के टेस्ट हैं वो हो रहे हैं जी। जो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है जो कोरोना टेस्ट के लिए। लेकिन दूसरे जो और प्रदेश, चाहे वो दिल्ली हो, यूपी हो, वहां पर वो आरटीपीसीआर टेस्ट कम कर रहे हैं, वहां पर रैपिड एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं जिसके अंदर आधे से ज्यादा फॉल्स नेगेटिव्स आते हैं, यानी कि जिन लोगों को ऑलरेडी कोरोना हुआ है उनके भी नेगेटिव आ रहे हैं। तो बाकी सरकारें अपने आंकड़ों को छुपाने के लिए कार्य कर रही हैं और राजस्थान की सरकार सही मायने में कोरोना से लड़ने की तैयारी करके कोरोना से लड़ रही है। तो ये एक बुनियादी फर्क राजस्थान की सरकार और दूसरी सरकारों में है, जिसका नतीजा भी नजर आ रहा है। हमारे राजस्थान के अंदर असली रेट्स होते हुए भी मॉर्टेलिटी रेट सबसे कम राज्यों में से एक है, हमारे सबसे कम संक्रमण राज्यों में से एक है। तो ये सब के सब कार्य और जिस तरीके से कहीं पर भी होता है, तो चाहे वो भीलवाड़ा हो, चाहे जयपुर के अंदर कुछ इलाके हों, राजस्थान सरकार ने जिस तेजी से कार्य किया है कोरोना का, वो दूसरे और प्रदेशों को सीखने के लिए का एक मौका है। और खुद जब प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता इसकी तारीफ करें तो इससे बड़ा और क्या बात हो सकती है। बिल्कुल। पार्टी कार्यकर्ताओं की जहां तक बात है, पार्टी कार्यकर्ता हमेशा ये चाहता है कि जो उनके पार्टी से जुड़े हुए बड़े नेता हैं उन तक उन कार्यकर्ताओं की आवाज पहुंच सके। इसके लिए बतौर प्रभारी क्या प्लान है आपके? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस सप्ताह के अंत में जयपुर आऊंगा और फिर जयपुर से 4 डिविजनल हेडक्वार्टर्स में जाऊंगा। जयपुर से अजमेर, अजमेर से कोटा और कोटा से फिर भरतपुर जाऊंगा मैं। और यहाँ पर डिविजनल हेडक्वार्टर्स में जाकर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हमारे हैं वहाँ के सीनियर लीडर्स के साथ में मैं मिलूंगा। तो ये 5 दिन का मेरा ये कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद गैप देकर के फिर वापस मैं आऊंगा और फिर बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर में मैं इन 3 डिविजन्स में मैं जाऊंगा। तो वो 3 दिन में अलग से, तो हर एक डिवीजन में मैं पूरा एक दिन रुक करके वहाँ के सारे डिस्ट्रिक्ट्स के लीडर से मैं मिलूंगा और एक संवाद खुद का स्थापित करूंगा। मेरे प्रीडिसेसर अविनाश पांडे जी ने बड़ा अच्छा काम यहां पर राजस्थान में किया था। मैं उसी को, फाउंडेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा और कार्यकर्ताओं और नेताओं से सीधे संवाद बना करके कोशिश करूंगा कि जहां पर भी कहीं पर भी कमी रहे उसको ठीक किया जा सके। गोविंद सिंह डोटासरा, जैसे मैंने कहा, एक बड़े काबिल और अच्छे प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब जो है पूरी प्रदेश कार्यकारिणी का गठन करना होगा जिसमें काबिल लोगों को लेकर के आए, जिला अध्यक्षों को, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स को, इन सब को स्थापित करके एक समन्वय स्थापित करना होगा ताकि आगे आने वाले समय में एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, जमीन पे काम करती हुई ऑर्गेनाइजेशन सबको नजर आए। गोविंद सिंह डोटासरा का जिक्र आपने किया। गोविंद सिंह डोटासरा जैसे ही उनको पीसीसी की जिम्मेदारी सौंपी गई, उन्होंने एक बात पर ज्यादा जोर दिया। उन्होंने कहा राष्ट्रीय स्तर पर तो अधिवेशन होते हैं पार्टी के, लेकिन प्रादेशिक स्तर पर अधिवेशन हो तो कार्यकर्ताओं को और पार्टी के नेताओं को एक जगह पर जुटकर मंथन करने का एक मौका मिलता है। प्रभारी के तौर पर आपकी गोविंद सिंह डोटासरा से इस मामले में जो बातचीत हुई हो? बिल्कुल, ये तो होना चाहिए और हमारे जितने भी इस प्रकार के आयोजन
प्रदेश स्तर पर, उसके नीचे फिर संभागीय स्तर पर या जिला स्तर पर जितने भी इस प्रकार के आयोजन हों, उसके अंदर कार्यकर्ताओं के अंदर आपसी एक समन्वय भी स्थापित होता है। सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को बताने की भी एक कार्य इसमें होता है और साथ में कार्यकर्ताओं का फीडबैक भी दिया जाता है। अब हमारे लोकल बॉडी इलेक्शंस होने वाले हैं, तो मेरी कोशिश होगी कि हम जिलावार हम मैनिफेस्टो तैयार करें, लोगों से पूछ करके, हमारे कार्यकर्ताओं से पूछ करके और आम जनता के बीच में जाकर के कि क्या उनकी समस्याएं हैं और क्या उनकी अपेक्षाएं हैं। तो लोकल बॉडी इलेक्शंस के अंदर हम लोग जिलावार हम मैनिफेस्टो दे करके और इसको कोशिश करें कि सारे काम टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के मैनिफेस्टो बनाने से लेकर के इलेक्शन लड़ने की पूरी प्रक्रिया जिला स्तर के ऊपर ही हो और उसको डिसेंट्रलाइज किया जाए, इसकी कोशिश हम लोग करेंगे। जहां तक बात है तो बतौर कैबिनेट मंत्री आपका प्रशासनिक अनुभव भी है जो कहीं ना कहीं हर काम में दिखाई पड़ता है, वो चाहे सत्ता की बात करें, वो चाहे संगठन की बात करें, हर जगह का आपका अनुभव काम आता है, जो हमने देखा भी है अभी पिछले दिनों जो हालात बने उसको कैसे सुधारा गया, लगातार आवाजाही शीर्ष नेताओं की होना जिसमें आप खुद अग्रज रहे, वो चीज़ें। और राहुल गांधी की तरफ से कोरोना को लेकर एक सवाल जो ये कहा गया कि पूरे देश में आर्थिक स्थिति जो हुई है, आर्थिक रूप से पैरालाइज्ड हुआ है, सूबे की स्थिति को आप कैसे आकलन करते हैं आर्थिक रूप से? और दूसरा, गहलोत सरकार से क्या अपेक्षाएं कि साथ में बैठकर क्या प्लानिंग होगी खासकर आर्थिक दृष्टिकोण से सूबे को अपलिफ्ट करने के लिए? देखिए, जो सरकार है, सबसे अच्छी बात यह है कि अशोक गहलोत जी सबसे लंबे प्रशासनिक अनुभवों वाले एक मुख्यमंत्री राजस्थान के पास में है। तो इससे बेहतर बात नहीं हो सकती कोई राजस्थान के लिए कि एक ऐसा मुख्यमंत्री काबिज है राजस्थान में जिनका इतना लंबा प्रशासनिक अनुभव है और सबसे बड़ी बात है कि बेदाग प्रशासनिक अनुभव है और बहुत अच्छा उनकी पब्लिक इमेज भी है। तो इसलिए वो जो करते हैं, जो निर्णय लेते हैं प्रशासन की ओर से, उसके ऊपर सभी की मोहर, जनता की मोहर अपने आप स्वतः लग जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा राजस्थान के लिए एक फायदे का विषय है, अच्छा विषय है। और जो निर्णय अभी भी राजस्थान सरकार ने लिए हैं वो सब इसी दिशा में है। पूरे देश के अंदर हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति आप देख रहे हैं, जिसके अंदर केंद्र सरकार को जो कदम उठाने चाहिए वो केंद्र सरकार उन कदमों को पूरी तरीके से नहीं उठा रही है, जिसका जिक्र राहुल जी बार बार करते हैं। हम लोग इन सब चीजों को हम एक आक्रामक विपक्ष की तरीके से हम लोग केंद्र स्तर के ऊपर से उठाते रहेंगे और राज्य स्तर के ऊपर भी जो अशोक गहलोत जी जो इन सब चीजों के बावजूद, केंद्र सरकार की अकर्मण्यता के बावजूद जो राज्य के ऊपर कार्य हो रहे हैं, हमारी कोशिश होगी संगठन के तौर के ऊपर कि उसकी चर्चा लोगों को के बीच में जाकर के करें और लोगों को उसके बारे में आप जैसे चैनल के माध्यम से हम बताएं। हमेशा जब भी प्रदेश का प्रभार मिलता है आप अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते रहे, अब चूंकि राजस्थान का प्रभार है तो ऐसे में जो यहाँ के सियासी घटनाक्रम है उससे आप शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराते हैं। सचिन पायलट का अगर मैं जिक्र करूं तो सचिन पायलट चूंकि पहले डिप्टी सीएम थे, पीसीसी चीफ थे, अब नहीं है, सामान्य विधायक हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उनकी भूमिका को लेकर बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या संगठन में प्रादेशिक स्तर पर या फिर केंद्रीय संगठन का हिस्सा बनेंगे? इसको लेकर सामंजस्य बिठाने की क्या कोशिशें हो रही हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सचिन पायलट जो हैं वो पार्टी के एक एसेट हैं और पार्टी के एक बहुत नामी चेहरा हैं और पार्टी चाहेगी कि उनका इस्तेमाल करें और सब लोग उनसे प्रेम करते हैं, उनको चाहते हैं, पूरा पार्टी नेतृत्व कार्यकर्ता उनको चाहते हैं। अब किस रोल के अंदर उनको उनका पार्टी इस्तेमाल करती है ये कमेटी और शीर्ष नेतृत्व बैठ करके इसको तय करेगा। लेकिन सचिन पायलट जी जैसे काबिल और नामी चेहरे को, जिनका एक सब लोगों में, सब वर्गों में एक बहुत इज्जत की दृष्टि से देखा जाता है और मेहनती हैं, कर्मठ हैं, उनको ऐसे लोगों को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। ऐसे लोगों का पार्टी इस्तेमाल जरूर करती है और करेगी। बिल्कुल। लेकिन उनके साथी जो 19 लोग थे जिनका जिक्र मैंने शुरू में किया भी, उनकी बातों को भी कमेटी सुनेगी जिस कमेटी का हिस्सा आप हैं, और बाकी लोग भी ये चाहते हैं जो गहलोत कैंप से उस वक्त दिखाई पड़ रहे थे उनके साथ, वो लोग भी चाहते थे कि कमेटी हमारी भी बातों को सुने या शीर्ष नेतृत्व हमारी बातों को सुने। तो क्या उनको भी समय दिया जाएगा अपनी बातें रखने का? देखिए, जो भी बात रखना चाहे वो रख सकता है, बल्कि आप ये सोचिए कि मैं, रणदीप सुरजेवाला जी और केसी वेणुगोपाल जी,
हम तीनों तो जो है वहां 35 दिन उनके साथ ही थे। तो मतलब जब शीर्ष नेतृत्व के पास उनको आने की जरूरत नहीं, हम लोग तो उनके पास उनके बीच में ही थे। लेकिन फिर भी कोई अगर कोई बात किसी को कहना चाहता है तो जरूर कहे। हम लोग सबकी बात सुनेंगे और किसी को भी मना नहीं किया जाएगा। इसमें सबकी बात सुनने के लिए कमेटी बनाई गई है। और जैसे मैंने कहा कि अब कोई दो गुट नहीं है और ये बड़ी लंबी ट्रेन है। इस ट्रेन के अंदर 123 लोग क्या, इस ट्रेन के अंदर जो है हम 500 लोगों को भी बिठा सकते हैं। तो सबको ट्रेन के अंदर जगह मिलेगी और ये विकास की गाड़ी राजस्थान की आगे चलेगी और बहुत तेजी से चलेगी। ठीक है, इस ट्रेन में 123 डिब्बे हैं ऐसा मान लेते हैं, जिनमें 6 करोड़ या 6 से 8 करोड़ की पॉपुलेशन सवार हो जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ी ट्रेन है। हर एक कोशिश सूबे के लिए की जा रही है। जहां तक बात है अजय माकन जो कि प्रभारी अब बनाए गए हैं, जिम्मेदारियां देखेंगे सूबे की सियासी रूप से क्या चल रही है। लेकिन एक आम इंसान के तौर पर जब अगर पिछली सियासी घटनाओं को हम देखते हैं तो आप कैसे देख रहे थे कि यहां पर सूबे की जो जनता जिन्होंने मैंडेट दिया उनके लिहाज से क्या देख रहे थे? देखिए, सूबे की जनता ने जब किसी एक पार्टी को और उसको समर्थन करने वाले विधायकों के माध्यम से 200 में से 123 सदस्य दिए, जो कि कुछ ही दिन पहले राज्यसभा के चुनावों में भी जो सामने आए, तो सूबे की जनता कम से कम ये चाहती थी कि इनको डिस्टर्ब ना किया जाए। तो इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने जब कोशिशें, ऐसा नजर आया पहले न्यायपालिका के माध्यम से कुछ स्पीकर को नोटिस सर्व करने से रोका गया, उसके बाद में फिर राज्यपाल जो कि खुद बहुत अच्छे आदमी हैं, जिनकी बहुत अच्छी पब्लिक इमेज पहले से रही हुई है, राज्यपाल ने 3-3 बार हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और कैबिनेट ने जो रिकमेंडेशन दी उसको वापस लौटाया। तो ये सब चीज़ों को कोई बहुत अच्छी तरीके से प्रदेश की जनता ने नहीं रखा। और साथ में उस दौरान एडिटोरियल्स भी पूरे हिंदुस्तान भर के अखबारों के अंदर इसके खिलाफ में आए। और जो कांग्रेस के साथियों ने डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रदर्शन करे, कांग्रेस के स्टेट यूनिट्स ने प्रदेश हेडक्वार्टर्स के ऊपर, सभी राजभवनों के ऊपर प्रदर्शन हुए। तो एक माहौल पूरे देश में बना, राजस्थान में भी बना। लोगों ने इसको ठीक नहीं समझा। लोगों ने इस बात को ठीक नहीं समझा कि चुनी हुई सरकार को इस तरीके से गिराया या इस तरीके से उनको डिस्टेबलाइज नहीं करा जाना चाहिए, खास तौर के ऊपर कोरोना के समय के ऊपर। ठीक है। तो मुझे खुशी है कि अंत में सच्चाई की जीत हुई। अंत में 123 के 123 लोग सामने आए और बल्कि जो पार्टी 123 लोगों में टूटन पैदा करने के लिए शुरुआत करी थी, उस पार्टी में खुद टूटन पैदा हो गई। ऐसा सब लोगों ने देखा। ठीक है, मतलब ये जो कुछ हुआ है इससे एक नतीजा निकलता है कि सीएमआर से राजभवन की जो दूरी थी वो कम हो गई है, या यूं कहें कि खत्म हो गई है। नहीं, दूरी बीच में बढ़ी, लेकिन अब तो नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। बीच में एक समय तो आया जब 3-3 बार सीएमआर और राजभवन के बीच में पत्रों का आदान प्रदान हुआ, जो नहीं होना चाहिए था। क्योंकि आज तक के इतिहास में कभी भी, लोकतांत्रिक इतिहास में आज तक 2 चीजें कभी भी नहीं हुई जो इस पूरे प्रकरण में हुई। एक, लोकतांत्रिक इतिहास में कभी भी स्पीकर के नोटिस को स्टे नहीं किया गया। स्पीकर के निर्णय स्टे हो सकते हैं लेकिन स्पीकर के नोटिस को कभी स्टे नहीं हुआ। ये पहली बार इस हमारे आज तक के 70 वर्ष से भी अधिक लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार राजस्थान में हुआ। दूसरा जो पहली बार राजस्थान में हुआ कि 3-3 बार कैबिनेट कह रही है कि इस तारीख को सेशन बुलाया जाए और राज्यपाल उसको मना कर रहे हैं। ये भी आज तक के लोकतांत्रिक इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। तो ये दोनों की दोनों चीजें जो हुई हैं, ये एक छोटा सा, एक मैं समझता हूं इस पूरे प्रकरण के अंदर एक छोटा सा घाव है जो अब भर गया है, क्योंकि सब चीजें अब सामान्य हो गई हैं और इससे आगे आने वाले समय में हम लोग सीख लेनी चाहिए। क्योंकि जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उसकी सुरक्षा करना हम सब लोगों का दायित्व है। वो किसी भी कीमत के ऊपर वो लोकतांत्रिक संस्थाएं अक्षुण्ण रहनी चाहिए, उस पर हमला नहीं होना चाहिए। ठीक है, केसी वेणुगोपाल राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप प्रभारी के तौर पर राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों लोगों की जोड़ी किस रूप में आगे बढ़ेगी? देखिए, केसी वेणुगोपाल ओवरऑल पूरे ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो मैं राजस्थान का हूं, तो हम लोग मिलकर के कार्य करेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ है केसी वेणुगोपाल खुद राजस्थान के
एक तरीके से अब उनका गृह क्षेत्र है जहां से वो राज्यसभा में जाते हैं। तो यहाँ के विधायकों के वो नुमाइंदे, राजस्थान के विधायकों के नुमाइंदे राज्यसभा में हैं, तो उनकी और जिम्मेवारी बन जाती है और हम दोनों मिलकर के राजस्थान को एक बेहतर संगठन देंगे और बेहतर समन्वय सरकार और संगठन के बीच में देंगे। कोई भी प्रदेश हो, अगर देखा जाए तो 2-3 पैरामीटर्स पर वो अपने आप को कहता है कि हम बहुत आगे जा रहे हैं। एक तो ये आर्थिक रूप से कैसा है, दूसरा शिक्षा में क्या स्तर है, और तीसरा बेरोजगारी या रोजगार के पैमाने पर वो कहां पर आता है। राजस्थान के लिए आपकी जो अपनी जिम्मेदारियां हैं उसको निभाते हुए सरकारी स्तर पर रोजगार और आर्थिक दृष्टिकोण से उसको अपलिफ्ट और ज्यादा बेहतर कर सकें, इसके लिए कोई प्लान? देखिए, अभी तो मैं संगठन को मजबूत करने के लिए मेरा पूरा ध्यान होगा जी। और जो संगठन के महासचिव होते हैं उनका मुख्य दायरा संगठन का होता है जी। और फिर जब अशोक गहलोत जी जैसे एक काबिल और एक्सपीरियंस्ड मुख्यमंत्री हों, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा गुंजाइश कोई प्रशासन के अंदर पॉलिसी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए रहती है। तो हमारे अच्छी चीज़ ये है कि अशोक गहलोत जी खुद बहुत तजुर्बेकार हैं। हमारे जो विधायक हैं यहाँ पे राजस्थान में, बाकी और किसी भी प्रदेश में विधायक इतने पुराने सीजन विधायक नहीं होंगे। मैं तो लिस्ट देख रहा था, 7 बार के विधायक, 6 बार के विधायक, 5 बार के विधायक भरे हुए हैं। तो हमारे यहाँ पे जब इतने एक्सपीरियंस्ड विधायक यहाँ पर हैं, एक्सपीरियंस मिनिस्टर्स हैं यहाँ पे, खुद मुख्यमंत्री इतने यहाँ पर एक्सपीरियंस है, तो पॉलिसी इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमें पूरा यकीन है कि पॉलिसी इंटरवेंशन के अंदर, पॉलिसी के अंदर इम्प्लीमेंटेशन में अशोक गहलोत जी नंबर 1 पूरे देश के अंदर होंगे, जो उन्होंने इससे पहले भी करके दिखाया और आगे भी हम लोगों को पूरी उम्मीद है। चलिए, बिल्कुल आपसे चर्चा लगातार सर जारी रहेगी और बड़ा ही अच्छा और बड़ी रोचक चर्चा इसलिए हो रही है कि कई अलग अलग विषयों पर जो राजनीतिक रूप से घटनाक्रम के बीच में हमने देखे हैं वो आपके साथ में डिस्कशन पे ला रहे हैं। हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर इसकी चर्चा कर रहे हैं। आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा जुड़ेंगे और दोबारा आपसे बात करने की कोशिश करेंगे कुछ अन्य और भी विषयों पर जो राजनीतिक रूप से पूछे जाना बड़ा जरूरी हो जाता है। एक छोटा सा ब्रेक, अजय माकन से ये बातचीत एक्सक्लूसिव जारी रहेगी थोड़े से ब्रेक के बाद। प्रायोजक मुल्तानी पश्मीना, कुछ नहीं बचेगा, आओ अब सब बचेगा। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए महिलाओं की नंबर 1 औषधि व टॉनिक हिमपुष्पा। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ में प्रदेश के नए प्रभारी अजय माकन जी हैं। लगातार बातचीत उनसे चल रही, एक बार फिर से उन्हीं का रुख करते हैं। अजय जी, एक बात पर चर्चा जरूर करेंगे, चूंकि आपने संगठन का जिक्र किया था, तो संगठन में जब भी किसी भी तरीके के रीशफल होते हैं, लोगों को जिम्मेदारियां दी जाती हैं, कई लोग रूठ भी जाते हैं, उन्हें मनाया भी जाता है, तो ऐसे में संगठन के भीतर, क्योंकि हमने देखा कि संगठन को भी रिचार्ज करने के लिए अभी कुछ प्रक्रियाएं चल रही हैं, तो वहां पर कैसे फोकस हो रहा है? देखिए, संगठन में हमारी कोशिश होगी, वैसे भी 3 वर्ष का कार्यकाल साधारणतः हमारे संगठन में पोस्ट के ऊपर रहता है जी। तो अब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हमारे ब्लॉक्स हैं, उसके अंदर हम लोग तवज्जो देंगे। फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, कल हमारे यूथ कांग्रेस के नए अध्यक्ष कल चार्ज लेने हैं,
तो पहले बहुत सारे कार्य हमारे संगठन को मजबूत करने के लिए हुए हैं, तो उसको और हम लोग किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं, हमारे प्रकोष्ठ, हम अलग अलग प्रकोष्ठों के ऊपर कुछ ध्यान और देना चाहेंगे जी। और उन प्रकोष्ठों के माध्यम से संगठन को और मजबूत करेंगे। और कार्य ऐसे हम संगठन के माध्यम से करना चाहेंगे, जैसे अभी आपने दुतात्सा जी का कहा कि वो अधिवेशन की बात करते हैं, तो अधिवेशन प्रदेश स्तर पे और उसके नीचे भी अधिवेशन को लेकर के जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें करेंगे। एक बार मैं वहां पर आकर के विस्तार से चर्चा करूंगा, तो एक बेहतर रूपरेखा आप सब लोगों के सामने हम प्रस्तुत कर पाएंगे। बिल्कुल, संगठन विस्तार को लेकर ये बात आपने रखी, लेकिन जब कार्यकर्ता या नेताओं के बीच की दूरी की बात कही जाती है, कई बार कार्यकर्ता ये कहते हैं कि जो उनके प्रादेशिक स्तर के नेता हैं या जो जिला स्तर के नेता हैं, वो अपनी बात अगर उनसे कहते हैं तो वो बातें कई बार आगे नहीं पहुंच पाती। ऐसे मामलों को लेकर क्या करेंगे? देखिए, तभी तो मैंने कहा जैसे कि हमारी बैठक जो है, हाँ। ये प्रदेश स्तर के ऊपर अधिवेशन नहीं सिर्फ, मैंने कहा कि ये अधिवेशन हमारे को नीचे संभागीय स्तर पे और जिला स्तर पे भी नीचे लेकर के जाने की जरूरत है। और इसीलिए मैंने पिछले क्वेश्चन के जवाब में मैंने कहा कि उसके अंदर टू वे ट्रैफिक होता है। सरकार अपनी उपलब्धियां बताती है और हमारे कार्यकर्ता जो काम रह गए हैं उसको बताते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी सोच गोविंद जी की है और ये लगातार इसको हम और नीचे लेवल पे जब लेकर के जाएंगे तो इसको हम इंस्टीट्यूशनलाइज कर देंगे। तो इसके अंदर किसी को भी कोई ये शिकायत नहीं रहेगी कि उसकी बात या उसकी शिकायत नहीं पहुंचती है। और जो पॉलिसी मैटर्स में या जो जमीन से जुड़ी हुई समस्याएं जब सरकार के अंदर इस प्रकार के अधिवेशनों से पहुंचनी शुरू हो जाए तो ऐसी शिकायत नहीं किसी को रहेगी। इसको हमारी कोशिश होगी कि इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए। जी, अभी हमने देखा कि हाल ही में मुख्यमंत्री की तरफ से भी ये बात कही गई कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होते हैं उसको लोगों को शिरोधार करना चाहिए, उस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी या किसी भी तरीके की कोई ऐसी बात जिससे अवमानना हो नहीं करना चाहिए। प्रशांत भूषण को लेकर जो अभी हमने देखा है कोर्ट का रुख रहा है, उसको लेकर लोग टिप्पणी भी कर रहे हैं, कई अलग अलग तरीके की बातें भी कही जा रही हैं। इस सिनेरियो को कोर्ट के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी ने जो कहा है मैं उसको, और प्रशांत किशोर खुद एक बहुत ही वरिष्ठ न्यायविद हैं, तो खुद जो है वो एक बहुत सीनियर प्रैक्टिशनर है। हाँ। तो उन्होंने जो भी बोला होगा सोच समझ करके बोला होगा, ऐसा मेरा मानना है। इसमें क्या नहीं लगता आपको कि संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का आरोप लगाकर केंद्र आगे या किसी तरीके से जो बार बार उसकी ऑटोनॉमी को लेकर हम लोग सवाल करते हैं, कहीं ऐसा कोई प्रश्न बनता है कि उसकी ऑटोनॉमी को लेकर सवाल किए जा रहे हैं? अब देखिए, ऑटोनॉमी तब होती है जब चेक और काउंटर चेक ना हो। जब संवैधानिक संस्थाएं, विधानसभा एक संवैधानिक संस्था है, जुडिशरी एक और संवैधानिक संस्थाएं हैं, कोशिश ये होनी चाहिए कि इन संवैधानिक संस्थाओं की इंडिपेंडेंस रहे और इन संवैधानिक संस्थाओं का टकराव ना हो। तो अभी राजस्थान के इस प्रकरण के अंदर मैंने जैसे कहा कि दो चीजें पहली बार हुई हैं कि एक तो विधानसभा के स्पीकर के नोटिस को जो है एक न्यायपालिका की तरफ से उसको स्टे किया गया। तो अगर स्पीकर को नोटिस करके किसी अपने विधायक से स्पष्टीकरण पूछने का भी अधिकार को अगर रोक लगाया जा रहा है तो इसको मैं ठीक नहीं समझता हूं। तो अगर आप इसको इस तरीके से देखना चाहें कि जैसे लोकतंत्र में जनता चाहे तो आज स्पीकर कांग्रेस पार्टी के, पुराने कांग्रेस पार्टी के सीपी जोशी जी हैं, जनता अगर चाहे तो कोई और कल को होंगे। तो ये जनता के नुमाइंदे हैं और सीधे सीधे हमारे लोकतंत्र के अंदर जनता के द्वारा ही चुने गए लोग हमारे विधानसभा में जाते हैं, स्पीकर बनते हैं। अगर उनके कार्यों को अगर न्यायपालिका रोकती है, जो कि आज तक के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ है, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं पे ये जनता के निर्णयों के ऊपर एक तरीके से ये कुठाराघात है जो नहीं होना चाहिए। जी,
तो ये मैं इसको इस तरीके से व्यक्तिगत किसी ने क्या कहा और उसके ऊपर कोर्ट का क्या कहना, इससे कोई भी संस्था जो है वो इतनी हल्की नहीं होती कि किसी के कुछ कहने से उसके ऊपर कोई भी आंच आ जाए। लेकिन अगर कोई एक संवैधानिक संस्था दूसरे संवैधानिक संस्था के ऊपर अटैक करती है तो उसके ऊपर हम लोगों को, सब लोगों को मिलकर के उसको बचाव में उतरना चाहिए। खासतौर के ऊपर लोकतांत्रिक संस्था जो हमारे चुनी हुई लोगों की संस्था हमारी विधानसभा है। बहुत सारी कार्रवाइयों को लेकर उसके समय बहुत सवाल करते हैं, समय कौन सा रहा है उस कार्रवाई से जोड़कर देखा जाता है। एनफोर्समेंट एजेंसीज जो केंद्र की हैं, जो काम करती हैं, हमने देखा कि जब इस तरीके का एक माहौल सियासी रूप से बना हुआ था सूबे में, तो कई सारी एजेंसीज काम कर रही थी, रेड्स हो रही थी। इसको किस रूप में आप देख रहे हैं, क्या पॉलिटिकल वेंडेटा या फिर किसी और रूप में? देखिए, ये सब चीजें राजस्थान की जनता की आंख के सामने हुआ। हाँ। अशोक गहलोत जी के भाई का 2007 का केस, ईडी का नोटिस 2020 के अंदर उनके पास में आता, ठीक एन उस वक्त जबकि सरकार को डिस्टेबलाइज करने का, स्थिर करने का प्रयास कर रही थी। जो सबसे हमारे पुराने लोग हैं, जो मुख्यमंत्री के करीबी जाने जाते हैं, उनके घरों पर रेड ठीक उसी दौरान पे किए जाते हैं। तो ये आप इसको किस तरीके से दिखाते हैं? भैरव सिंह शेखावत के भाई अपने, जो कि इस उम्र के अंदर ईडी उनको अपने ऑफिस में बुलाती है सिर्फ इस वजह से कि उनके बेटे अशोक गहलोत जी के साथ में, कांग्रेस पार्टी के साथ में खड़े हुए नजर आते हैं। तो ये सब चीजें जो है सत्ता का दुरुपयोग नहीं है तो क्या है? और एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो लोग सत्ता के दुरुपयोग को इस स्तर पे लेकर के जा रहे हैं, जो आज तक के अंदर कभी किसी भी प्रदेश में नहीं हुआ, राजस्थान में तो कोई सोच भी नहीं सकता था, तो वो सब के सब लोगों को राजस्थान की जनता कोई उसको ठीक भी नहीं मानती है। और यही नैतिक दबाव, यही जनता का दबाव इन लोगों के ऊपर पड़ा, जिसके ऊपर विवश होकर के इनको पीछे हटना पड़ा। बिल्कुल, संसदीय मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए अगर आप राजनेता हैं और किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। ये हमने आपके तौर पर खासकर देखा है। दिल्ली में जो हालात पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के समय हमने देखा था कि कैसे पार्टी के भीतर कुछ बातें निकलती थी, लेकिन आप स्थिर रहे, बहुत ज़्यादा आप किसी भी तरीके से बात नहीं कहते थे, अगर कहते भी थे तो उसको बड़ा संयमित रूप से कहते थे। जहां तक बात हमने देखी कि राहुल गांधी की टीम का अहम हिस्सा भी आप रहे हैं, राहुल गांधी पार्टी को ड्राइव करते रहे, उसके बाद उन्होंने कहा कि अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहना चाहते। फिर से ये चर्चाएं शुरू हुई हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर। इसमें आपको क्या लगता है, चूंकि प्रियंका गांधी ने भी कहा कि गैर कांग्रेसी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा तो भी पार्टी बहुत अच्छे से ड्राइव होगी, इसको लेकर अजय माकन के क्या विचार हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा और हमेशा से मेरा मानना है कि राहुल गांधी जी ही सबसे बेहतरीन तरीके से कांग्रेस को चला सकते हैं, उनको अध्यक्ष बनना चाहिए। और हम सब लोगों का इसलिए बार बार उनसे कहना है कि उनको कांग्रेस का अध्यक्ष पद वापस लेना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि वो सब कांग्रेस के लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस पद को फिर से ग्रहण करेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं, बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, सियासी गठबंधन होते हैं हर बार चुनाव में, हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव में कांग्रेस ने गठबंधन किया था, उसके बाद जब दोबारा चुनाव खत्म हुए तो अलग हो गए। बिहार में भी एक बार फिर जा रहे हैं। बिहार को लेकर क्या आप लोग चर्चा कर रहे हैं? चूंकि महासचिव होने के नाते आपकी अपनी पार्टी के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, थिंक टैंक के तौर पर चूंकि आप रहते हैं, तो ऐसे में क्या कुछ बिहार के गठबंधन को लेकर विचार? देखिए, बिहार के अंदर जो गठबंधन है उसके लिए जमीन स्तर पे शक्ति सिंह गोहिल हमारे जो इंचार्ज हैं बिहार के, वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और हमें वहाँ पर नजर आता है कि बिहार में जिस तरीके से वहाँ पे बीजेपी के समर्थन से चलने वाली नीतीश सरकार का कार्यकाल जिस तरीके से रहा है, लोग वहाँ पे नाराज हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के अंदर कार्य नहीं हो रहा है। कोरोना के ऊपर विस्थापित लोगों को जिस तरीके से ट्रीटमेंट वहां पर मिला, वापस लोगों ने देखा उसको। तो कोरोना के अंदर भी आप राजस्थान को देखें कि कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर इसको डील किया गया। और वहां पर बिहार में बिल्कुल इसमें चाहे लोगों की मदद आर्थिक तौर के ऊपर करने की बात रही हो, चाहे वहां पे अस्पतालों की बात रही हो, चाहे चिकित्सा की स्थिति रही हो, तो बिहार के अंदर बहुत ही
दयनीय स्थिति रही, जो कि सभी चैनल्स ने और मीडिया ने भी बार बार इसको दिखाया। तो लोगों में इस चीज को लेकर के बड़ी निराशा है और लोग वापस ऑल्टरनेटिव चाहते हैं। और कांग्रेस और जो हमारे अलायंसेज होंगे, हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए और बेहतर डेवलपमेंट के लिए इस अलायंस को, कांग्रेस और अलायंस को वोट देंगे। ठीक है, बहुत सारी सियासी चर्चा हुई। एक बात आप, अजय माकन अपना समय सबसे ज्यादा किस चीज में व्यतीत करते हैं, राजनीति को छोड़कर, पारिवारिक रूप से भी, और बचपन से लेकर अब तक बहुत सारे उतार चढ़ाव आपने अपनी जिंदगी में देखे, उन तमाम उतार चढ़ावों के साथ में क्या सीख लेकर राजनीति में उससे पोषित किया आपने? देखिए, मैं 24 घंटे मैं पॉलिटिकल सोच रखता हूं, मतलब 24 घंटे का राजनीतिज्ञ हूं। तो मेरे को एक सेकंड भी कोई और चीज मैं सोच नहीं सकता। हाँ, कोरोना काल के दौरान, लॉकडाउन पीरियड में मैंने कुछ ऑनलाइन कोर्सेज मैंने ज्वाइन किया और स्टैटिस्टिक्स का मैंने ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ड्यूक यूनिवर्सिटी के मैंने सर्टिफिकेट कोर्सेज मैंने करे हैं। और वो स्टैटिस्टिक्स भी जो मैंने करा है वो सिफोलॉजी से संबंधित है, ताकि जो चुनाव सर्वेक्षण आप सबके सब लोग करते हैं या हम लोग भी अगर करें तो उसको हम बेहतर तरीके से समझ सकें। तो अगर मैं कुछ चीज़ पढ़ता भी हूं तो सीधा सीधा उसका संबंध डायरेक्टली इनडायरेक्टली राजनीति से होता है, क्योंकि मेरा मानना है कि राजनीति का मतलब सेवा है और सेवा जब आप करने निकलें तो वो फिर 24 घंटे भी कम पड़ते हैं, आपको 24 घंटे में भी और समय ढूंढना पड़ता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय माकन जी राजस्थान से बातचीत करने के लिए, और जितने भी प्रश्न आपके सामने रखे गए उनका मुखरता के साथ में और बड़े सधे हुए तरीके से आपने जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया राजस्थान से बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया। तो अजय माकन साहब से बातचीत एक्सक्लूसिव आप सुन रहे थे। बहुत सारे सवालों का जवाब उनकी तरफ से दिया गया। राजस्थान के चूंकि प्रभारी बनाए गए हैं, वहां के लिए उनकी अपनी जो संगठन से जुड़ी हुई है या सरकार के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उस पर वो खुलकर बात कर रहे थे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।